तो लास्ट में हमने जितने भी 11 तक आर्टिकल पढ़े थे और उसके बाद हमने देखा था कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो आप गेन कर सकते हैं सिटीजनशिप इंडिया का या फिर लूज़ कर सकते हैं सिटीजनशिप इंडिया का। तो इस चैप्टर में चलिए पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके तहत आप गेन कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, तो टोटल 5 मेथड्स है, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड आता है बाय बर्थ। ठीक है, तो क्या अभी करेंटली 2018 में आप बाय बर्थ ले सकते हैं सिटीजनशिप? तो नहीं। ठीक है, ये सिर्फ 1 जुलाई 1987 तक से पहले तक का है। ठीक है, तो उससे पहले जो बॉर्न हुआ है, ठीक है, वो लोग को सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, तो ये बंद क्यों कर दिया गया? तो ये बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि उस टाइम देखा गया कि जो इमिग्रेंट्स हैं इंडिया में काफ़ी एंटर कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश स्पेशली। तो जैसे इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं और सपोज़ इमिग्रेंट्स का अगर यहाँ पे संतान पैदा हो जाती है तो वो फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए लायबल हो जाता है। ठीक है, इंडिया को देना पड़ता है लीगली। तो इसको ख़त्म करने के लिए बाय बर्थ को ख़त्म किया गया कि इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप जस्ट बाय बर्थ ना मिल जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है बाय डिसेंट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी इस एज में हैं बच्चे 1987 के बाद जो हुए हैं पैदा, वो बाय डिसेंट है। ठीक है, इंडियन सिटीजन कैसे? जो उनके मदर या फादर में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन रहेगा और विद इन 1 ईयर रजिस्टर करा लेगा तो वो बाय एक तरह से बाय डिसेंट वो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अस हमारे केस में वो ये बाय डिसेंट ही फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बाय नेचुरलाइजेशन या फिर एक सेकंड है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन बिना नेचुरलाइजेशन के आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन होता क्या है? तो नेचुरलाइजेशन में ये होता है कि आपको इंडिया में कुछ अच्छे खासे पीरियड ऑफ टाइम में रहना होगा। ठीक है, इसके पहले कि आप अप्लाई करें। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, कितने साल तक रहना होगा? तो सबसे पहले मान लीजिए आज के डेट में मैं अप्लाई करता हूँ इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो लास्ट 1 ईयर से मैं इंडिया में रह रहा होना चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, बिना तोड़े। उसके पहले 14 सालों में से 11 साल में इंडिया में होना चाहिए। मतलब इंडिया से मैं समझिए बाहर मान लीजिए मैं अमेरिका का सिटीजन हूँ। ठीक है, मुझे इंडियन का सिटीजनशिप चाहिए, तो मैं इंडिया में आ रहा हूँ लेकिन बीच बीच में कभी कभी छुट्टी में वापस अमेरिका भी जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर वापस इंडिया में रह रहा हूँ। तो ऐसा अगर मैं 11 साल तक कंटिन्यूस इंडिया में रहता हूँ, मतलब तोड़ के इंडिया में रहता हूँ आउट ऑफ 14 ईयर्स, और सिर्फ लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूस मैं इंडिया में हूँ, तो मुझे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल मुझे कितना साल इंडिया में रहना पड़ा? 12 आउट ऑफ 15 ईयर्स इंडिया में। ठीक है, 1 साल कंटिन्यूस लास्ट, और उसके पहले 11 आउट ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इंडिया एक्सपैंड करता है, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कई सारे इंडिया के जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो पहले इंडिया के टाइम 1950 या 1955 के टाइम पे नहीं इंडिया में थे। जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, पौंडीचेरी, ये सब कॉलोनियल रूल में जैसे पौंडीचेरी था फ्रांस के अंदर शायद। ठीक है, तो वैसे फिर जब इंडिया ने उसे अपने टेरिटरी में लिया, ठीक है, तो जब इंडिया उसे अपने टेरिटरी में लेता है वो इंडिया का पार्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस टेरिटरी के जितने भी लोग हैं वो इंडियन सिटीजनशिप से मिल जाता है उनको। ठीक है, तो सिक्किम जैसे इंडिया में आया तो सिक्किम के सारे लोग इंडियन सिटीजन हो गए। गोवा जैसे इंडिया में आया तो गोवा के लोग सारे इंडियन हो गए। ठीक है, तो वो ही होता है कि अगर इंडिया मान लीजिए कोई अब नया टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करेगा, मान लीजिए सपोज़ कोई बांग्लादेश का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि ऐसा होता है दोनों में एग्रीमेंट कि अभी ये इंडिया में चला जाएगा, तो वो उस टेरिटरी में जितने लोग रहते हैं वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैसे आप सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सिटीजनशिप आप लूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप लूज़ करने का सबसे पहला मेथड है रिनंसिएशन। ठीक है, मतलब खुद से विलिंगली त्याग करते हैं अपने सिटीजनशिप का। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं आपको, ठीक है, और आपको अपने देश वहाँ का ऐसा नियम है कि अपने देश से जब तक आप त्याग नहीं करेंगे दूसरा का आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वैसा नियम है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आप रिनंसिएट कर सकते हैं कि मुझे इंडिया का नई सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, दूसरा है डिप्रिवेशन। ठीक है, अगर आप 7 साल तक कंटिन्यूअस इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, बिना वापस एक भी बार आए हुए इंडिया में छुट्टी उट्टी मनाने एक भी बार, तो आपको डिप्राइवेशन मतलब आपने डिप्राइव कर दिया इंडियन सिटीजनशिप को और आपका सिटीजनशिप छिन जाएगा। इसके अलावा इसमें कई और क्लॉजेस भी आते हैं कि अगर आप बाहर में कोई क्राइम करते हैं और 2 साल जेल चले जाते हैं, वो सब भी है कुछ, लेकिन मेनली आप याद रखिए कि 7 साल अगर आप इंडिया से बाहर है तो डिप्रिवेशन से आप इंडियन सिटीजनशिप लूज़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे रिनंसिएशन, डिप्रिवेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, थर्ड मेथड आता है टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन में क्या होता है कि अगर आप जैसे ही एक दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आप यूएस में गए, वहाँ 5 साल ही रहे हैं, ठीक है, 5 साल में वहाँ सिटीजनशिप मिल जाती है, तो 7 साल पूरा तो नहीं हुआ, डिप्रिवेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ ऑफर आपको किया जाए कि आप यूएस का बनना चाहते हैं, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनेट हो जाएगा इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलता है। डुअल सिटीजनशिप मतलब कि 2 देश का आप सिटीजनशिप नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये होता है आपका एक तरह से कह सकते हैं जो 3 मेथड जिसके तहत आप लूज़ कर सकते हैं सिटीजनशिप, ठीक है। तो टोटल 5 मेथड जिससे आप गेन कर सकते हैं और 3 मेथड जिससे आप लूज़ कर सकते हैं। गेन के हो गए बाय बर्थ, बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। लूज़ करने के मेथड हो गए रेनेंसिएशन, डिप्रिवेशन, टर्मिनेशन। तीनों का आपको कैसे क्या मतलब है याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए जो मेथड्स ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया सिटीजनशिप एक्ट का बेसिक्स। अब आते हैं कुछ स्पेशल टर्म्स की तरफ। तो सबसे पहला स्पेशल टर्म जो आता है वो है एनआरआई। एनआरआई तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा डेली ज़िंदगी में या फिर मूवीज़ में, ठीक है। तो एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। तो अभी हम जितने भी स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे उसमें एनआरआई ही एक ऐसा होगा जो कि इंडियन सिटीजन होगा, ठीक है। तो एनआरआई वो इंडियन सिटीजन होते हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं किसी भी कारण से मोर देन 180 डेज लगातार, ठीक है। तो सपोज़ मैं अभी एजुकेशन करने मैं जर्मनी जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जर्मनी में ऑब्वियस सी बात है कि 2 साल का मान लीजिए कोर्स है, तो 6 महीने में मैं तुरंत तो आऊँगा नहीं, फ्लाइट का चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो जैसे 6 महीने क्रॉस होते हैं, ठीक है, 180 डेज क्रॉस होता है, तो मैं एनआरआई कहलाने लगूंगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब मैं इंडियन सिटीजनशिप हूँ, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता हूँ, लेकिन मैं 180 डेज से बाहर हूँ कंटिन्यूस, ठीक है। मेरा इंडियन सिटीजनशिप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इंडियन सिटीजनशिप लूज कर देंगे, सपोज 7 साल से बाहर है, डिप्रिवेशन से आप लूज कर दिए, तो आप एनआरआई नहीं रहेंगे बल्कि आप पीआईओ बन जाएंगे, ठीक है। क्या होता है आप चलिए आगे देखते हैं। सेकंड टर्म आता है पीआईओ। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अप टू ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट ही हो सकता है, पिता हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन, तो वो हो जाएगा आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाने लगेंगे। मतलब कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन किसी ज़माने में आपके पूर्वज इंडिया के सिटीजन रह चुके हैं, ठीक है। एक और केस से आप बन सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो होता है स्पाउस। अगर आपके यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सपोज कि आप अमेरिकन है, एकदम बिल्कुल फुल फ्लेजेड अमेरिकन है, ठीक है, और आपने शादी कर ली किसी इंडियन से, ठीक है, तो जो कि इंडियन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन पीआईओ है, तो आपको भी पीआईओ मिलेगा, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं वीज़ा के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन अब तो खैर बात ही नहीं करनी है क्योंकि पीआईओ को ओसीआई से मर्ज कर दिया गया है। अब ये ओसीआई क्या है मैं आपको थोड़ी देर में अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बस आप याद रखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो अब पीआईओ जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलके ओसीआई ही बन गए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अभी बताया कि अप टू ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो मतलब कैसे चलेगा। तो इसमें एक परिवार जो है वो प्योर इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो सपोज एक पर्सन है जो कि प्योर इंडियन सिटीजन है और उसका जो बेटा है सपोज एफ जो है वो चला जाता है यूएस में और वहीं पे सेटल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ सेटल हो जाने के बाद उसने इंडियन सिटीजनशिप को खो दिया आफ्टर 5 years और एक्सेप्ट कर लिया यूएस के सिटीजनशिप को, तो वो बन जाते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उनके पिताजी इंडिया के थे सिटीजन लेकिन वो खुद नहीं है, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए। सपोज वहाँ किसी और से शादी करते हैं, अमेरिकन सिटीजन हो सकता है वो या फिर इंडियन सिटीजन ही हो सकता है, तो उसकी जो वाइफ है सपोज, तो उसे भी मिल जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, वो भी कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट उनका सन या डॉटर होता है, वो भी पीआईओ होगा, और उसका जो स्पाउस है यानी वाइफ या हस्बैंड वो भी पीआईओ होगा। नेक्स्ट अगेन एक जनरेशन तक हम जाएंगे, पीआईओ उसका भी सन होगा और उसके भी हस्बैंड या वाइफ को पीआईओ का जो ये पोजीशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अप टू ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आपके एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, प्योर सिटीजन ऑफ इंडिया, तब तक आप कहला सकते हैं, या फिर आपका स्पाउस होना चाहिए पीआईओ, तो आप कहला सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन मैंने बताया कि अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सब खत्म हो गया और सब ओसीआई बन गए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये वो होते हैं लोग जो कि एक टाइम पे इंडियन सिटीजन थे लेकिन
उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को खो दिया है, ठीक है। तो इस केस में जो हमने एफ देखा, जो एफ पर्सन थे, ठीक है, वो हो जाएंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? ये आया था ड्यूअल सिटीजनशिप एक्ट 2003 के तहत, ठीक है। तो डुअल सिटीजनशिप नाम है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप मिल नहीं रहा है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलता है, ओसीआई कार्ड मिलता है तो, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपको फ्री वीज़ा मिलता है, आप आराम से घूम के जा सकते हैं, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप प्योर सिटीजन नहीं होते, ठीक है। तो हमने देखा कि इस केस में एफ जो थे वो ओसीआई सबसे पहले बने, क्योंकि वो एक टाइम पे इंडियन थे, लेकिन उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को लूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर 2015 में पीआईओ को मर्ज कर दिया गया ओसीआई से, ठीक है। तो जितने भी ओसीआई थे वो सब, जो पीआईओ थे वो सब ओसीआई कहलाने लगे, ठीक है। और सबको ओसीआई कार्ड मिलने लगा, ठीक है। तो 3 टर्म हमने इंपॉर्टेंट देखे यहाँ पे, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, ठीक है। और अब सिर्फ ओसीआई ही ऐसा है जो कि एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा एनआरआई तो एग्जिस्ट करता ही है, वो तो सिंपल इंडियन सिटीजनशिप का ही बस एक नाम है जो कि बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि जितने भी अमेंडमेंट्स हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अब तक। तो सबसे पहला अमेंडमेंट आता है 1986 में, ठीक है। तो 1986 में क्या हुआ था कि सिटीजनशिप एक्ट, जैसे मैंने बताया कि सिटीजनशिप बाय बर्थ जो था उसे लिमिट कर दिया गया था। तो इसी टाइम में देखा गया कि माइग्रेशन के जो हो रहे हैं संतानों वो भी इंडियन सिटीजनशिप पा ले रहे हैं, तो उसे रोका गया और फिर 1 जुलाई 1987 तक ही लिमिट कर दिया गया बाय बर्थ को, ठीक है। और ये अमेंडमेंट जो था वो क्या था? अमेंडमेंट बिल 1986 था, ठीक है। अब आता है 1992 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो बाय डिसेंट था वो सिर्फ फादर की तरफ से हो सकता है। अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन हो तभी आपको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया था 1992 के बाद से फादर और मदर दोनों को ऐड कर दिया गया, ठीक है, फीमेल मेल दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपकी माँ या पिताजी में से कोई भी इंडियन सिटीजन थे तो आप चाहकर इंडियन सिटीजनशिप पा सकते थे, ठीक है। तो ये चेंज किया गया 1992 में। देन अगेन 2003 में तो हमने देखा है कि डुअल सिटीजनशिप एक्ट आया, ठीक है। इस अमेंडमेंट के थ्रू ओसीआई कार्ड बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ओसीआई कार्ड जो बनना हुआ डुअल सिटीजनशिप एक्ट से ही स्टार्ट हुआ था। और ओसीआई कार्ड में हमने देखा एक टाइम पे जो इंडियन सिटीजन थे और लूज़ कर दिया है, सिर्फ उन्हें ही ओसीआई कार्ड मिलता था, ठीक है, जो एक टाइम पे इंडियन सिटीजन थे लेकिन उन्होंने लूज़ कर दिया है। लेकिन फिर इसे चेंज किया गया 2015 में, ठीक है। 2015 के अमेंडमेंट से क्या किया गया, जितने भी पीआईओ थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उन्हें भी ओसीआई कार्ड दे दिया गया, यानी उन्हें भी कुछ कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलने लगे जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर को मिलते थे, ठीक है। तो ये सारे थे जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जाता हूँ एक बिल के बारे में जो कि है 2016 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये अभी तक अमेंडमेंट हुआ नहीं, ये पास नहीं हुआ, इसलिए इसे मैं बिल कह रहा हूँ, ठीक है। बिल और एक्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बिल मैं आपको बेसिक बता दूं कि बिल वो होता है जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, और जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो उसे एक्ट कहा जाता है, ठीक है, वो लागू हो जाता है। तो अभी सिर्फ 2016 में प्रेजेंट किया गया है, ये अभी तक पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बिल काफ़ी चर्चा में अभी है, ठीक है, बहुत ही चर्चा में है। क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आसाम का जो न्यूज़ है वो देखिए, ठीक है, एनआरसी के बारे में सर्च करिए, ठीक है। ये सब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे बहुत ही कम दिखाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में सर्च करना चाहिए। आप अगर इस पर अच्छे से सर्च करना चाहते हो, आप स्टडी IQ का एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के बारे में, ठीक है। मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ इस बिल के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बिल के तहत, ठीक है। और इसके मैं डीप डाइव नहीं करूँगा कि इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे देश पर। आपको वो पूरे अच्छे से देखना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आप स्टडी IQ का, ठीक है। अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने ऊपर के जितने भी अमेंडमेंट्स बताया और मैंने बताया कि उसमें से क्या क्या चेंज हुआ है अब तक, ठीक है। जैसे 1986 में बर्थ को लिमिट कर दिया गया, 1992 में वुमेन को ऐड किया गया, 2003 में OCI कार्ड लाया गया, 2015 में PIO को OCI से मर्ज किया गया। तो इस बिल में क्या क्या सजेस्ट किया गया है जो चेंजेस होंगे, ठीक है। तो 3 चेंजेस मेजर सजेस्ट किए। सबसे पहला आता है कि जो 11 ईयर्स मैंने बताया था कि बाय नेचुरलाइजेशन जो था 11 आउट ऑफ 14 ईयर्स आपको इंडिया में रहना चाहिए, उसे कम करके 6 ईयर्स करने की प्रपोजल दी गई है, ठीक है। 6 ही साल आप पिछले 14 साल में आप रहेंगे तो आप बन जाएंगे, ठीक है।
तो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। तो यानी एक तरह से ईजी करने की कोशिश की जा रही है इंडियन सिटीजनशिप पाने को, पहले काफ़ी डिफिकल्ट था। ठीक है, सेकंड आता है कि एक नियम लाया गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज़, 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ में इंक्लूड करेंगे बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज़, क्रिश्चियंस, ये भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख्स, तो ये टोटल 6 रिलीजन्स है। तो ये जो है इंडिया में अगर सिटीजनशिप पाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, और थर्ड जो नियम है वो है कि OCI कार्ड जो था उसे कैंसिलेशन का, अगर आप लॉ ब्रेक करते हैं, रूल को वायलेट करते हैं, तो आपका OCI कार्ड जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 नियम है। ठीक है, मेन जो ये हल्ला हो रहा है वो मेनली जो माइनॉरिटीज़ वाला वो है उसी पे हो रहा है कि आप क्योंकि इससे काफ़ी इमिग्रेंट्स जो हैं, जो कि स्पेशली बांग्लादेश से, जो कि आसाम में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आके बस चुके हैं, ठीक है, अभी ही, तो उनको बहुत ही आसान हो जाएगा सिटीजनशिप लेने में इंडिया का। ठीक है, और इसका विरोध कर रहे हैं आसाम के लोग, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आसाम 2 गुटों में बंट चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी, आपको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है, आप कैसे खो सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट अमेंडमेंट्स और कुछ स्पेशल टर्म्स भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।